तो राधे राधे साथियों, और स्वागत है आपका आपके लिए बनाए गए इस नए चैनल में। तो हमारे क्रैक एग्जाम चैनल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये चैनल तैयार किया है। तो इसमें हम ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वहाँ बताते हैं वो नहीं बताएंगे। मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन आंसर पे। रिवीजन रहेगा या नहीं रहेगा वो तो आप लोग बता देंगे, तो आगे से वैसा ही हम करेंगे। मेन मकसद है वीडियो को छोटा बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है प्रश्न कि भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल 69th नंबर का डिवीजन ये कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उत्तर तो क्या हो जाएगा, जम्मू मंडल। तो अभी रेलवे मंत्रालय ये उत्तरी रेलवे जोन के अंदर जम्मू में अपना 69th नंबर का रेलवे डिवीजन ये स्थापित करेगा। वर्तमान में आपको बता दूं भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन है, 68 मंडल है, और अब जम्मू ये भारतीय रेलवे का 69th नंबर का डिवीजन होगा, 69th नंबर का 69वां मंडल होगा। ये इतनी सी तो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज हो गई। अब आगे और सुनो। वैसे तो पूरे अगर विश्व में हम देखते हैं तो अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। तो इतना बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है, तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए भाई अकेले नहीं कर सकते, मैनेजमेंट बहुत भारी काम हो जाएगा। तो उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या किया था, अपने संचालन को 17 क्षेत्रों में बांट दिया था, जिसे हमने बोला 17 जोन्स में बांट दिया था। और इन 17 जोन्स में भी अगर हम बात करेंगे ना कि सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो वो है उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न जोन। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और बनता ही नहीं है, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। मैं आपको शो करता हूं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। ये देख लो कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, नॉर्दर्न जोन है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे मैं और बताऊं, अभी हमने क्या देखा कि जो जम्मू है वो 69th नंबर का डिवीजन बन गया है। और अगर पूछें किस जोन के अंदर आ रहा है ये, तो ये जो जम्मू डिवीजन है ये उत्तरी रेलवे क्षेत्र यानी कि नॉर्थ रेलवे जोन में आएगा। और अगर पूछा जाए कि किस डिवीजन को तोड़ करके ये अलग से बनाया जा रहा है, तो ये जो जम्मू डिवीजन है इसको मौजूदा फिरोजपुर डिवीजन को पुनर्गठित करके बनाया जा रहा है। देखो एक एक पॉइंट क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या एग्जामिनर प्रश्न निकाल सकता है, वो सारे प्रश्न के रूप में मैं आपको चीजें बोलता जा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न से ये चीजें ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब यहीं से थोड़ा सा स्टैटिक हम कवर करते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट होता है। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि हमारा जो आखिरी रेलवे जोन है वो कौन सा था, तो वो कोलकाता मेट्रो था। वो 2010 में बना था, नवीनतम भी कह सकते हो या आखिरी भी कह सकते हो। 2010 में कोलकाता मेट्रो बना था, और कौन से नंबर का रेलवे जोन बना था, 17वां बना था। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी 2019 में भी तो बना था, कौन सा वाला, साउथ कोस्ट रेलवे। ये नया जोन बना था, रेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा भी कर दी थी और कहा था इसका मुख्यालय होगा विशाखापत्तनम में। आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, रेलवे मंत्रालय ने इसको अनाउंस कर दिया था, पर प्रॉब्लम यह है अभी तक इसका कोई ऑफिशियल, इसका कोई ऑपरेशनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम इसे जोन में कंसीडर नहीं करते हैं। एक तो ये पॉइंट क्लियर रखना। और यही नहीं, इसके अलावा एक और जोन है कोंकण रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस तो है जोन का, पर ऑपरेशनल पर्पस के लिए जो नॉर्मल जोन का स्टेटस होता है वो इसके पास नहीं है। सीधी सी भाषा में बोलूं तो इसे भारतीय रेलवे का परिचालन क्षेत्र नहीं माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो वर्तमान में हमारे पास टोटल कितने जोन है, 17 जोन है। आप जानते हो हमारे रेलवे के चेयरमैन और सीईओ कौन है, सतीश कुमार है, ये नए बने थे, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और भारत में पहली ट्रेन आप जानते हो डलहौजी के समय पे चली थी 1853 में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न होता है। लंबा जरूर हो गया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको कवर करवाए जो सारे इंपॉर्टेंट है। अभी फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है, तो आंसर होगा तेजस और तारा। आपको बताइए पहली बार जो खो खो वर्ल्ड कप है इसको होस्ट कर रहा है भारत में भी कहाँ पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होंगे। ये अभी 13 जनवरी को ही शुरू होंगे और 19 जनवरी तक चलेंगे। और अभी इसका शुभंकर मैस्कॉट जारी कर दिया गया है। तो इसके 2 मैस्कॉट हैं, तेजस और तारा जिनके नाम है, और इनको हिरण की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। आप देखोगे हिरण के जैसे हैं ये, और इसमें जो तेजस है वो प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है। बाकी तारा
वो मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। और इसमें 2 रंग मिलेंगे, नीला और नारंगी रंग है इनमें, आप देख सकते हो इनकी फोटो में। इसके अलावा यहाँ पे मेंस और वुमेन्स जो इवेंट होगा उसके लिए अलग अलग रंगों की ट्रॉफी भी रखी गई है। महिलाओं के लिए तो हरे कलर की ट्रॉफी और पुरुषों के लिए नीले कलर की ट्रॉफी है। यहाँ पे जो नीली ट्रॉफी है ये विश्वास, दृढ़ संकल्प और सार्वभौमिकता का प्रतीक है, जबकि हरी ट्रॉफी विश्वास और जीवन शक्ति का प्रतीक है। और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, अभी इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिए गए, कौन? सलमान खान। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया एक खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो खो खो नो नो, खो खो नो नो, ऐसे याद करवाया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की हम बात कर रहे हैं। अभी 4 जनवरी 2025 को ये शुरू हो चुका है, जो कि 9 जनवरी 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन किया किसने? वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और नाबार्ड ने। थीम भी है विकसित भारत 2024 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना। और इसका आदर्श वाक्य रखा है गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये भी ध्यान में रखना। इस ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्देश्य क्या है अगर बात करें, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का यहाँ पे पता लगाया जाएगा, तैयार की जाएगी रणनीतियाँ, और ग्रामीण उद्यमियों को बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा। अच्छा, एक नाबार्ड की हमने यहाँ पे बात की है। नाबार्ड की फुल फॉर्म, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1982 में। और किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी? बी शिव रमण समिति। मुख्यालय मुंबई में मिले। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? नए बने थे साजी केवी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो ये सारी 2024 में हुई है वो वाली है। कि एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत इसने यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी 2024 में नई दिल्ली में। 46 नंबर का सेशन था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ये नई दिल्ली में। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया था। तो ये 14 इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुइस ब्रेल, उनकी जयंती होती है इस दिन। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1809 में। अच्छा, अब ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर जरूर कर लेना कि ब्रेल कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये कोड है जिसका उपयोग किसी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। और खास तौर पर ये उन लोगों के लिए मददगार होती है जो लोग देख नहीं पाते। तो पहली बार इस दिवस को 2019 में मनाया गया था, इस बार इसका 7वां एडिशन हो गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है, तो आंसर होगा 27। तो अभी विदेश मंत्रालय ने साल 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए 23 देशों में रहने वाले 27 लोगों के नामों की घोषणा की है। तो शिक्षा से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान होता है। आपको बताइए इस बार जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा, तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में होगा। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं आपको अब वैसे पुरस्कार वाला ये प्रश्न था, तो मैं यहाँ पे आपको 2024 के 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिवाइज कराऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड से डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को अभी कौन सा पुरस्कार मिला था? विज्ञान रत्न पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। वैसे अभिनव बिंद्रा जो हमारे शूटर है इनको भी मिल चुका है अभी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। और राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला।
अभी शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला अलेक्जेंडर डुन को, अमेरिकी हैं। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार मिला 2024 का मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 दिया गया रघुपति भट्ट को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके अलावा विभव तालुकदार को अभी IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। ये अभी मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस को मिला, वेनेजुएला से हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था विक्टोरिया केयर थिलविग ने, ये डेनमार्क से हैं। ये वाला प्रश्न अभी एग्जाम में आया था, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 1999 में। तो देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और भारत के मुख्य सलाहकार रह चुके हैं डॉक्टर आर चिदम्बरम। पूरा नाम है आर मतलब राजगोपाला चिदम्बरम, और इनका भी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था 1936 में। उन्होंने 1974 और 1999 के परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान 1975 में मिला था, और पद्म विभूषण इनको 1999 में मिला था। अच्छा, इसी से एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि वर्तमान में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इंग्लिश में बोलोगे तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो याद रखना इनका नाम अजय कुमार सूद है। अब देखो एग्जाम में इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है कि हमारे पहले प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे, बन सकता है ना प्रश्न। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, 1999 में बने थे। और ये जो अभी जिनका निधन हो गया आर चिदम्बरम जी का, ये दूसरे नंबर के थे। और अभी जो वर्तमान में है अजय कुमार सूद, ये चौथे नंबर के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ये होता है प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना, जो अभी मैंने आपको बताया। चलो ऑब्ituary यानी कि निधन वाला प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट जिनके हाल ही में निधन हुए व्यक्तियों के वो हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता थे, निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। तुलसी गौड़ा पर्यावरणविद थी। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। P वेणुगोपाल भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति थे। कनक राजू तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नर्तक थे, राज गोंड जनजाति से। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थी। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के ये अध्यक्ष थे। और रेलवे वाले प्रश्न में अभी इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा भी था। KS पुट्टस्वामी निस्ता के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निधन हुआ। MT वासुदेवन नायर मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। 1987 में पद्म विभूषण मिला था इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, चेंजिंग इंडिया। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे ओसामू सुजुकी, और 2007 में इनको पद्म भूषण मिला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का भी निधन हो गया। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड रह चुकी है किकी हकनसन, स्वीडन से बिलोंग करती है, निधन हो गया इनका भी। तो इस तरह से ये 14-15 इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ हाल ही में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित वानुअतु देश को कितनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 5 लाख रुपए। तो अभी भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश, नाम है वानुअतु, इसको 5 लाख सहायता देने की घोषणा की है। तो इस सहायता का उपयोग देश में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में किया जाएगा। अभी 2 बार यहाँ पे, एक तो 17 दिसंबर को ही और 22 दिसंबर को यहाँ पे लगातार भूकंप देखने को मिले थे। 17 तारीख को तो 7.3 तीव्रता का और 22 तारीख को 6.1 तीव्रता के यहाँ पे भूकंप आए थे। बहुत नुकसान हुआ। वानुअतु, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। कैपिटल इसकी होती है पोर्ट विला, करेंसी है वातु, प्रधानमंत्री हैं चार्लोट साल्वाई। और भारत ने कितने रुपए की सहायता प्रदान की है? याद रखना, 5 लाख $। अच्छा, इसी तरह से याद होगा अभी एक सुपर साइक्लोन यागी आया था, कई देशों को प्रभावित किया इसने, वियतनाम जैसे, लाओस जैसे। तो भारत ने उनकी मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? याद रखना, ऑपरेशन सद्भाव। और पिछले साल की बात है, मोचा चक्रवात आया था, इसने म्यांमार को प्रभावित किया था। तो उसकी मदद के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन करुणा। और इसी तरह से भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था?
ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशियन सरकार ने पिछले रिसोर्ट शुल्क को बदलने के लिए अभी 1 जनवरी 2025 से एक नया पर्यटक कर यानी कि टूरिस्ट टैक्स लागू कर दिया है। तो अब होटल और अन्य आवासों में ठहरने वाले जो भी यात्री होंगे, जो भी पर्यटक होंगे, और उनके ठहरने की जो भी वहाँ पे ठहरेंगे, रुकेंगे, उसकी जो भी लागत आएगी उसका अतिरिक्त 1% उनको देना होगा। अभी तो 1% है, 2027 तक ये बढ़कर के 3% हो जाएगा। ये जो पर्यटक टैक्स है वो, मतलब जैसे किसी भी होटल में आप रुकते हो, 100 रुपये अगर आपका किराया है तो उसका 1% आपको देना होगा। 2027 तक ये 3% हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये? ऐसा उद्देश्य क्या बताया गया? क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 2025 से ही किस देश में पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड से क्या याद आता है कि अभी स्विट्जरलैंड ने ही भारत को दिया गया पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया था। वैसे यहाँ पे बात रशिया की है, तो मैं आपको ले चलता हूँ मैप में। रशिया ये रहा, कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा 2025-26। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ किसानों को जोखिम कवरेज प्रदान करना, और मंत्रिमंडल ने बीमा योजना में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए 824.77 करोड़ रुपए आवंटित करने के साथ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी फंड की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इससे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ेगी और निपटान प्रक्रिया सरल होगी। अच्छा, ये जो योजना है इसके बारे में बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट योजना रहेगी, एक बार ध्यान से सुनना। ये स्टैटिक जो आप पॉइंट करा रहा हूँ, ये स्टैटिक आप समझो, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरुआत होती है? ये याद रखना, 2016 में। क्यों शुरुआत हुई थी? उद्देश्य क्या था? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और अन्य जोखिमों से उनकी अगर फसल में नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान से उनको बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इसमें किसानों को खरीफ की फसलों के लिए तो 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए जो भी बीमित बीमा की राशि होती है उसका 5% भुगतान करना होता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV जिसे बोलेंगे शॉर्ट में, अभी किस देश में फैला है? तो इसका सही उत्तर होगा चाइना में। तो चीन में एक नया वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। कोरोना वायरस आपको पता है चाइना से ही फैला था, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। फिर एक और वायरस फैलाने का काम कर रहे हैं ये, और इस वायरस का नाम है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक RNA वायरस है। तो इस वायरस से संक्रमण होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, और इसमें कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दूं, इस HMPV वायरस की पहचान जो है पहली बार 2001 में नीदरलैंड में की गई थी। अच्छा, जो कोविड आया था ना, कोविड-19, वो किस वायरस से फैला था? SARS-CoV-2। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, UGC नेट के एग्जाम में पूछा गया था, कोरोना वायरस किस वायरस से फैला था? तो होगा SARS-CoV-2। और आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि रशिया ने कहा कि उसने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन तैयार कर ली है। अच्छा, आपको बाकी देखो, हमारे प्रश्न में उत्तर चाइना था, तो एक बार चाइना भी लिख करके चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा अभी सितंबर में जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, चाइना के हुलुनबुई में हुई थी, भारत ने जीता, चाइना को हराया था। दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने, नाम है जुके-2। चीन ने कहा कि 2025 में गोबी डेजर्ट में ये दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा।
उसके अलावा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई चाइना ने, और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये चाइना बनाएगा तिब्बत में। और कहाँ पर, तो यारलुंग जांगपो या तसांगपो नदी जिसको कहते हैं, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चाइना के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने अभी 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया था। और दुनिया का सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का भी प्रोटोटाइप CR450 को लॉन्च किया था चाइना ने ही। तो इन सब कारण से अभी चाइना न्यूज़ में था। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन। तो पहला प्रश्न पूछा था कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कर रहा है, गुजरात। फिर पूछा 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, छठा। एसोचैम के महासचिव कौन बन गए, मनीष सिंघल। फिर पूछ रहे हैं किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया, रक्षा मंत्रालय। 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला साई परांजपे। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पे हुई, भोपाल। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, प्रतिभा सतपथी को। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र वैज्ञानिक KS मणिलाल का निधन हो गया, किस वर्ष मिला पद्मश्री, 2020। और आखिरी प्रश्न था वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया, 2 जनवरी को। चलो कल का भी हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा चेन्नई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।